guys and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम लोग फिर से पार्ट 2 जो होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो भी किसका, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस ये करा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करा था। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोगों ने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करा था। हम लोगों ने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करा था। हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करा था। हम लोगों ने नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करा था और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड के बारे में पढ़ा था कि आखिरकार डिमांड में कमी कब होता है। मतलब क्या कि जब डिमांड कम हो जाता है मार्केट में और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि वो डेफिसिट डिमांड, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम भी पड़े थे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पड़े थे कि आखिरकार जो डेफिसिट डिमांड होता क्यों है और किस तरीके से होता है। तो आज वाले पार्ट में जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक्सेस डिमांड काम करता है। नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस डिमांड मतलब एक तरीके से क्या कि यहाँ पर क्या होता था, सप्लाई ज़्यादा हो जाता था। यहाँ पर अगर डिमांड ज़्यादा हो गया कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया सप्लाई से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लोग जो खरीदना चाह रहे हैं, मतलब क्या है कि एक बंदा ए है, ठीक है, ये अगर 10 पेंसिल खरीदना चाह रहा है, ठीक है, और लेकिन मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो 5 पेंसिल की है, मतलब क्या डिमांड ज़्यादा हो गया। तो हमारे इकोनॉमी के लिए या कोई भी इकोनॉमी के लिए ये दोनों प्रॉब्लम है, चाहे वो डेफिसिट डिमांड हो जाए या फिर एक्सेस डिमांड हो जाए, ये दोनों प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग जो दूसरा प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सेस डिमांड के बारे में, और साथ ही साथ उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को, मतलब उसको करेक्ट कैसे किया जाता है। दो तरीके से किया जाता है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो सरकार करती है और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई करती है। तो दोनों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो आखिरकार पहले स्लाइड में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले स्लाइड में है कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, कि आखिरकार एक्सेस डिमांड का जो प्रॉब्लम है वो है क्या। तो एक्सेस डिमांड मीन्स एक्सीडिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि जो भी एग्रीगेट डिमांड किया जा रहा है, सारे लोगों के द्वारा जो भी डिमांड किया जा रहा है उसका ज़्यादा हो जाना, उसका मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना, एग्रीगेट डिमांड का ज़्यादा हो जाना एग्रीगेट सप्लाई से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड हो गया। ठीक है, when it is more than what is required to fuller utilization of resource, कि जो चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो गया है एक तरीके से रिसोर्स की डिमांड, तो इसका मतलब वो एक्सेस डिमांड है। अगर अकॉर्डिंग टू जॉन मिन्यार्ड केनिस के द्वारा देखा जाए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनके द्वारा बताया जाए तो एक्सेस डिमांड इज एक्सेस, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, और फुल एम्प्लॉयमेंट के मुकाबले, मतलब साथ ही साथ फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो, तब तक क्रॉस हो जाए फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेस डिमांड है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्रॉसेस इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो लेवल होता है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है मतलब लोगों के पास नौकरियां भरपूर हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन वो क्रॉस कर जाता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्रॉस कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से एक्सेस डिमांड। तो आई होप सो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग देख के चलिएगा। ठीक है, अब आता है कि मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है। तो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं फटाफट कि कैसे किया जाता है। मैंने बताया कि भाई अब मान लो कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर है, मतलब क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर आ गया और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों के जो बीच में गैप होता है वो क्या हो गया, एक्सेस डिमांड का गैप हो गया। मतलब क्या कि जो एग्रीगेट डिमांड का और जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इधर इनकम हो गया कि कितना इनकम लोगों ने कमाया, या फिर जीडीपी के बारे में बात किया जाए, और इधर एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गैप जो होता है वो एक्सेस डिमांड का गैप हो जाता है। तो एडीएफ जो लाइन सोर्स कर रहा है वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, मतलब जो एडीएफ है कि इतना रिक्वायर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट होने के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना रिक्वायरमेंट है, मतलब इस पॉइंट पर इतनी रिक्वायरमेंट है। एडीपी लाइन शोज अ प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, कि प्लान इतना किया गया था, अब प्लान इतना किया गया था और रिक्वायर्ड इतनी है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एडीपी
जो एडीपी जो वर्टिकल डिफरेंस है, वर्टिकल का मतलब होता है ये और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये, तो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एडीपी एंड एडीएफ जो कि क्या आया ईएफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सेस डिमांड। तो अगर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो आप लोग इसको आराम से इसको डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि मतलब जो प्लान हम लोग किए थे और जो रिक्वायर्ड है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक्सेस डिमांड को डिनोट करता है। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार एक्सेस डिमांड होता क्यों है, क्योंकि कॉजेज जानना जरूरी है, रीजन जानना जरूरी है। तो रीजंस हम लोग फटाफट जान लेते हैं। दो हम लोग पढ़ेंगे, एक 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, एक 4 सेक्टर मतलब एक क्लोज इकोनॉमी में पढ़ेंगे और एक ओपन इकोनॉमी में, कि अगर कोई इकोनॉमी क्लोज है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है, और कोई इकोनॉमी अगर ओपन है। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है कि जहां पर मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना होता हो। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो पहला बता दे रहा है कारण क्या है कि एक्सेस डिमांड हो जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी में। इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच में अकरिंग ओइंग टू अ इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। एंड डिक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर लोग कंजम्पशन ज़्यादा करने लगे और सेविंग कम कर देंगे तब ये सिचुएशन आती है, पहला रीजन, ठीक है, कि क्या होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज टेंडेड टू राइज ओइंग टू अ हाई डिग्री ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हमारे देश में दिखावटी की वजह से, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब कि एक दूसरे का देख, मतलब पड़ोसी अगर बुलेट लिया तो हम भी बुलेट लेंगे, मतलब एक दूसरे के दिखावट की वजह से भी क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है मतलब प्राइवेट कंजम्पशन। और जब कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो सेविंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ने की वजह से आप सेव नहीं कर पाओगे पैसा, और हम लोगों का सेविंग माइंडसेट नहीं रहा है शुरुआत से। तो अगर सेविंग माइंडसेट बनाना है तो हम लोग को कंजम्पशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और सेविंग इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर, अगर एग्रीगेट जो डिमांड का एक्सेस होगा वो उसको कम करना है तो। क्लियर। जो दूसरा रीजन है इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बिजनेस क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसमें जो खर्चा कर रहा है उसको इंक्रीज कर देगा। उससे क्या होगा कि व्हेन द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट अ हाई रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि हमेशा इन्वेस्टर क्या होता है वो सोचता है कि भाई कितना ज़्यादा हाई रिटर्न लाए, लेकिन वो होता नहीं बहुत बारी। तो क्या होता है उसके वजह से एक जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके वजह से भी एग्रीगेट डिमांड का कॉज हो जाता है एक्सेस डिमांड का, मतलब वो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कहीं और कर दे रहा है कि नहीं। तो आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा कि 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, जहां पर 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में कौन कौन होता है, हाउस होल्ड प्लस फर्म। देखो दो होता है हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड और फर्म जो रहता है उन दोनों के बारे में अगर देखा जाए क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि वहां ना गवर्नमेंट का रोल रहता है ना ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रोल रहता है, ठीक है। तो आई होप सो ये पूरा कंप्लीट होगा कि एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे कॉज होता है। अब आते हैं कि इन ओपन इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट देयर इज अ फॉलोइंग एडिशनल कॉजेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि जब एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म और एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है, ये ओपन इकोनॉमी में आते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, ठीक है। यहाँ क्या ओपन इकोनॉमी, इसको और क्या बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। क्या 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो ये बात याद रखना है। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्या है, जिसमें हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया और गवर्नमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, जब गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स प्रोजेक्ट वगैरह में ज़्यादा खर्चा बढ़ा देती है तो एग्रीगेट डिमांड भी एक्सेस हो जाता है। क्लियर। दूसरा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ओइंग टू अ लोअर डोमेस्टिक इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल प्राइस, की इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ओइंग टू अ लोअर डोमेस्टिक प्राइस, अगर एक्सपोर्ट आप बढ़ा रहे हैं तो मतलब क्या डोमेस्टिक जो प्राइस होगा वो लोअर होगा रिलेशन टू द इंटरनेशनल प्राइस, तो उसमें एग्रीगेट डिमांड का प्रॉब्लम निकल के आता है, कॉज हो जाता है एक्सेस, ठीक है। और डिक्रीज इन इंपोर्ट, क्या कर रहे हो आप एक्सपोर्ट, क्या कर रहे हो एक्सपोर्ट आप इंक्रीज कर दे रहे हो और इंपोर्ट जब डिक्रीज कर दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डिसबैलेंस होगा तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड का इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर।
A cut in a tax rate leaving a higher disposable income with the people. अगर अब टैक्स रेट में कम हो जाता है, जब टैक्स रेट में कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, मतलब क्या, एक तरीके से कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। और ज़्यादा कंजम्पशन भी तो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सेविंग भी करके चलना चाहिए लोगों को, ठीक है। हम लोग कंजम्पशन माइंडसेट से आगे नहीं चल सकते हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल में ये सब सारे रीजन है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज कौन हो रहा है, डिक्रीज कौन हो रहा है। इसके बाद आते हैं कि आखिरकार कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि उसका परिणाम क्या होगा, कि मतलब जो एक्सेस डिमांड हुआ उसकी वजह से क्या क्या सिचुएशन खड़ी हुई। तो पहला होता है इन्फ्लेशनरी गैप, कि क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है, मतलब इन्फ्लेशन में गैप क्रिएट हो जाता है। तो एक्सेस डिमांड, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की वजह से क्या होता है, प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये पहला पॉइंट मानना और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा डिमांड का एग्जिस्टिंग रिसोर्स पर, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप बनाइए। उसकी वजह से क्या होगा, राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। एंड लेबर रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द रिसोर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, क्योंकि रिसोर्स फुली एम्प्लॉयड हो चुका है। अब प्राइस ज़्यादा राइज इसलिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो भी रिसोर्सेस हैं वो हम लोग क्या है कि एक तरीके से जो रिमेन कांस्टेंट है, जो आउटपुट लेवल कांस्टेंट है, तो उससे प्राइस राइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा कांस्टेंट है। अब आउटपुट जब सेम ही आ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड, अब मान लो कि 5 पेंसिल पहले भी बना रहे थे और अभी भी 5 पेन बना रहे हैं, ठीक है, 5 पेन बना रहे हैं, लेकिन जो प्राइस होगा वो बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब 5 पेंसिल के लिए ही लोग लड़ेंगे। लोग लड़ेंगे मतलब कि जिनको जरूरत होगा उसके हिसाब से लेंगे, तो ये प्राइस बढ़ा कर भी बताया जा सकता है। स्टैटिक जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी नहीं बढ़ पाता, जीडीपी उतना, इवन व्हेन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से हायर होगा एग्रीगेट डिमांड, द लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइज, जीडीपी का जो लेवल होगा वो बढ़ेगा नहीं, एंड रिमेन स्टैटिक, वो रुक जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि आप देखो ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पार हो गया, तो मतलब जो लोग, जितने लोगों को काम मिलना चाहिए, जितने लोगों को काम होना चाहिए, जितना रिसोर्सेज यूज होना चाहिए वो यूज हो चुका है। अब एक्सेस रिसोर्स कहाँ से आएगा, है कि नहीं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड रहती हैं, रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड नहीं है। अब एक्सेस डिमांड एंड द वेज प्राइस स्पाइरल, और क्या होता है, एक्सेस डिमांड लीड्स टू अ वेज स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल इन द इकोनॉमी एंड द सिचुएशन व्हेन द वेजेस कैचेस द प्राइस एंड प्राइस कैचेस द वेजेस, मतलब एक तरीके से वेजेस और प्राइस के बीच में रस्साकसी चलते रहती है, मतलब एक तरीके से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी कि तनख्वाह और प्राइस, कि भाई तनख्वाह जितना बढ़ रहा है उतना प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, तनख्वाह कम बढ़ रहा है। तो ये सब सारी 3 सिचुएशन आती है, 3 क्रिटिकल सिचुएशन इकोनॉमी में क्रिएट हो जाती हैं जब एक्सेस इन एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा जरूर। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टेलीग्राम पर भी मैं शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि मैं एक बार कम्युनिटी बन गया तो वहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके चल सकते हैं। अब इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो इट इज एक्सेस डिमांड ओवर एबव द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट, कि ये क्या होता है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए जो ओवर कर दिया जाता है एग्रीगेट डिमांड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ। इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यहाँ क्या डिफ्लेशनरी गैप कब क्रिएट होता है, जब एग्रीगेट डिमांड की डेफिसिट हो, मतलब क्या, व्हेन द डेफिसिट ऑफ एग्रीगेट डिमांड अकर्स then the deflationary gap occurs, ठीक है। it occurs when aggregate demand is greater than the aggregate supply, और ये क्या होता है, जब aggregate supply ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तीसरा हो गया लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट, कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट में। अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को जितना रिसोर्स का इस्तेमाल करना था वो कर चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेवल ऑफ आउटपुट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। एंड द लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस, यहाँ पर लेस होगा आउटपुट, क्यों, क्योंकि भाई एग्रीगेट जो डिमांड है वो कम है। क्लियर। देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ कोई जब इन्फ्लेशनरी गैप होगा, मतलब जब एक्सेस डिमांड होगा, क्या होगा, जब एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होगा तब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा ना अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। एंड देर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। वेज स्पाइरल हो जाता है यहाँ पर, और लोअर देन लेवल ऑफ द इक्विलिब्रियम ट्रैप, और इक्विलिब्रियम ट्रैप से लोअर रहती है, ये हायर रहती है, ये लोअर रहती है, ठीक है। तो आई होप सो दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट है, क्योंकि ये 3 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है
तो आप लोग इसको ध्यान से जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप PDF टेलीग्राम पर मैं दे ही दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि मेजर्स टू करेक्ट द डेफिशिएंट एंड द एक्सेस डिमांड, कि आखिरकार हम लोग किस तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेस डिमांड हो चाहे वो डेफिसिट डिमांड हो। अब डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने का दो तरीका है, मैंने बताया था शुरुआत में ही, फिस्कल मेजर्स और एक मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स कौन करता है? आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश करती है ताकि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड करेक्ट हो सके, और दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है उसको हम लोग फिस्कल मेजर्स बोलते हैं, और जो आरबीआई करती है उसको हम लोग मॉनेटरी मेजर्स करते हैं। तो फिस्कल मेजर्स रिलेटेड टू द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट। सरकार कैसे करेगी? सरकार जो भी बजट एलोकेट करती है उसके हिसाब से बजट को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, ताकि जो मेंटेन रहे, ना एक्सेस ज़्यादा डिमांड हो ना डेफिसिट डिमांड हो। मतलब एक तरीके से जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो सब सारा कैसे कंट्रोल करके चले गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी के तहत किया जा सकता है। अब क्या क्या कंपोनेंट हो सकती है भाई, मतलब फिजिकल पॉलिसी के तहत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या क्या तरीका अपना सकती है। तो पहला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कि इंक्रीज टू करेक्ट द डेफिसिट। अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है तो इंक्रीज कर दे भाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, खर्चा को बढ़ा दे। और अगर एक्सेस डिमांड है मतलब डिमांड ज़्यादा है तो डिक्रीज कर दे। मतलब क्या है कि एक्सेस डिमांड है, जब मार्केट में, आराम से सुनना, जब एक्सेस डिमांड है तो डिक्रीज कर दे क्या, गवर्नमेंट के खर्चे को, और अगर डेफिसिट डिमांड है तो इंक्रीज कर दे खर्चे को, ताकि इक्विलिब्रियम लेवल पर आ सके। क्लियर। अब दूसरा चीज आता है टैक्स। टैक्स को क्या करे भाई, तो जब डेफिसिट डिमांड है तो टैक्स बर्डन इज लोवर्ड, मतलब टैक्स को क्या करो, कम कर दो। ठीक है, और जब एक्सेस डिमांड है तो टैक्स को बढ़ा दो। अब सोचो कि एक्सेस डिमांड है, टैक्स को बढ़ा दिया तो चीजें अपने आप ही महंगी हो गई, तो चीजें क्या होंगी कि करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगी। तो ये बात याद रखना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, टैक्स क्या होगा। पब्लिक बोरोइंग, जो सरकार क्या करती है, कर्जा लेती है, तो डिक्रीज, अगर कर्जा ले रही है सरकार तो अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है तो कर्जा को क्या करे, कम कर दे, और अगर इंक्रीज कर दे जब एक्सेस डिमांड हो। ठीक है, ये बात याद रखना। फोर्थ में क्या हो गया, बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई से कभी कभी सरकार क्या करती है, आरबीआई से बोरो करती है। ठीक है, तो इंक्रीज टू करेक्ट द डेफिसिट डिमांड, अगर डेफिसिट का डिमांड है तो इंक्रीज कर दे बोरोइंग को, बोरोइंग जो आरबीआई से करती है उसको इंक्रीज कर दे। ठीक है, ताकि डेफिसिट डिमांड सही हो सके और इक्विलिब्रियम लेवल पर आ सके। और एक्सेस डिमांड में क्या करें, वो डिक्रीज कर दे, बोरोइंग क्या करे, डिक्रीज कर दे। तो ये कंपोनेंट होता है जिसका इस्तेमाल करती है सरकार जब भी एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट डिमांड होता है तब। क्लियर, आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू दैट पॉलिसी विच करेक्ट द एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड बाय रेगुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। आरबीआई क्या करती है भाई, ये समझो पहले। आरबीआई सारे बैंकों को एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत सबको बताती है कि आपको कितना पैसा इकोनॉमी में डालना है, कितना पैसा इकोनॉमी में नहीं डालना है, मतलब बैंक को एक तरीके से रेगुलेट करती है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करना है, बैंक रेट बहुत सारे, अगर आप मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा मेजर्स होता था मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, जिसके तहत बैंक रेट घटाता बढ़ाता, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब सारी चीजें हैं। तो इन सब सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज करें। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या करें, इंक्रीज कर दे बैंक रेट को या फिर रेपो रेट को, और अगर डेफिसिट डिमांड है तो उसको क्या करें, डिक्रीज कर दे। क्लियर, मतलब किसको, बैंक रेट या रेपो रेट को। तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसको इंक्रीज कर दे जब वो एक्सेस डिमांड हो, और जब डेफिसिट डिमांड हो तो डिक्रीज कर दे। क्लियर, तो ये बात याद रखना है, मतलब यहाँ पर ये दोनों चीज सेम तरीके से काम करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता था, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए जाके, मनी और बैंकिंग, उसमें मैंने डिटेल में बता के रखा है और मैंने बोर्ड पर बताया, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में आता ही है कि नहीं। तो द सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटीज, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सेल कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज को, मतलब बेच सकती है सिक्योरिटीज को
टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। अगर मार्केट में डिमांड एक्सेस है तो सेल करे और बाय कर ले जब डेफिसिट डिमांड हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से CRR है, जब एक्सेस डिमांड हो तो राइज कर दे और जब डेफिसिट डिमांड है तो कम कर दे। ठीक है, बस ये याद रखना, जब एक्सेस डिमांड होगा तो बढ़ा देंगे। SLR क्या होगा, एक्सेस डिमांड है तो राइज कर दो, सब में वही है। एक्सेस डिमांड है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये दोनों CRR कैश रिजर्व रेशियो, तो सब में कहीं ना कहीं बढ़ा दो भाई रेट को। और जब एक्सेस डिमांड हो, मतलब एक्सेस जब डिमांड हो तो आप रेट को बढ़ा दो, और जब डेफिसिट डिमांड हो तो आप रेट को क्या करो, घटा दो। ये दोनों चीज़ याद रखना है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, रेज टू मार्जिन रिक्वायरमेंट को रेज कर दो, कितना आपको पैसा देना है किसको नहीं देना है, रेज कर दो एक्सेस डिमांड में और लोअर कर दो डेफिसिट डिमांड में। ठीक है, क्रेडिट रेशनिंग इंट्रोड्यूस टू करेक्ट द, इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्रेडिट रेशनिंग को, मतलब आपको कौन से डिपार्टमेंट में या फिर कौन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इंडस्ट्री में किसको देना है किसको नहीं देना है, और बाकी विड्रॉ कर लो जब डेफिसिट डिमांड है। मोरल सिचुएशन, बैंक्स आर एडवाइज टू परस्यू अ चीप मनी पॉलिसी टू करेक्ट द, कि चीप मनी पॉलिसी का इस्तेमाल करो भाई जब डेफिसिट डिमांड है, और डियर मनी का इस्तेमाल करो थोड़ा सा बढ़ा के लो जब वो एक्सेस डिमांड है। तो इससे क्या होगा, लोन्स वगैरह भी कम बटेंगी, तो एक तरीके से हमारा क्या आएगा, एक तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर, आई होप सो। ये पूरा कंपोनेंट था मॉनेटरी पॉलिसी का। तो हम लोगों ने आज बहुत अच्छे तरीके से एग्रीगेट जो डिमांड का जो एक्सेस हो जाता था, एक्सेस इन एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस जो डेफिसिट डिमांड है, उन दोनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। थोड़ा सा हम लोगों ने जानने की भी कोशिश करी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का लेवल क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने इतना, अगर 40 मिनट का वीडियो दोनों मिलाकर होगा 40 मिनट्स का, अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपका 5 to 6 नंबर पक्का है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, इसी से 1 मार्कर का भी क्वेश्चन निकल के आता है 1-2। तो ये चीज़ देख के चलते चलिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।